जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी जो कृतियां हैं उनकी उससे संबंधित 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो रहता है 100 प्रश्नों का, जो कि टेस्ट हैं। एक प्रकार से टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टेस्ट हैं। वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देख रहे हैं ताकि कम समय में जो है अधिक से अधिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो इस सीरीज़ से कंटिन्यू जुड़े हैं ना, वो जानते ही हैं इस सीरीज़ का महत्व, कि ये कितनी महत्वपूर्ण सीरीज़ जो है चलाई जा रही है। अगर आपने MPPSC के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये जो 140 वीडियो आने वाले हैं उनको आप अगर अच्छे से देख लेते हो ना, 35 मिनट के आसपास एक वीडियो रहता है, एवरेज मान के चलें तो 30 मिनट। तो अगर आप इन 140 वीडियो को अच्छे से देख लेते हो और उनका बार बार रिवीजन कर लेते हो, तो निश्चित रूप से जो है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा इतने ही वीडियो से। तो आपको ये वीडियो सीरीज जो है ना कैसी लगी है यह भी बताइएगा कमेंट पर। साथ ही यह भी बताइएगा कि और आप क्या चाहते हो, है ना, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, कवि कुलगुरु एवं कवि शिरोमणि के रूप में विख्यात साहित्यकार कौन है? तो हमें ये बताना है कि कवि कुलगुरु एवं कवि शिरोमणि के रूप में विख्यात साहित्यकार कौन है। तो महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु एवं कवि शिरोमणि के रूप में जाना जाता है। ये कालिदास जो हैं उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो ये नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, अद्वितीय नाटकों की रचना के कारण किन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो अद्वितीय रचनाओं के कारण किन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभव। कुमार संभव जो है संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है जिसमें कुल 17 सर्ग हैं। तो आपको याद रखना है कुमार संभव, महाकवि कालिदास। राजा दिलीप से लेकर राजा दशरथ, प्रश्न क्रमांक 4 है, राजा दिलीप से लेकर राजा दशरथ तक का वर्णन कालिदास की किस कृति में मिलता है? तो रघुवंशम जो है ना, इसमें 19 सर्ग हैं और एक महाकाव्य है जिसमें राजा दिलीप से लेकर राजा दशरथ तक का वर्णन मिलता है। देखो इसका नाम ही है रघुवंशम, मतलब रघु का वंश जो है ना उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो राजा दिलीप से लेकर राजा दशरथ तक का वर्णन मिलता है कालिदास के रघुवंशम में, जो कि एक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास जी की किस कृति से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो मालविकाग्निमित्र है ना उसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्र में यह 5 अंकों में विभाजित श्रृंगार रस प्रधान नाटक है एक प्रकार से। तो ये नाटक है कालिदास जी का मालविकाग्निमित्र, जिसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया है? तो बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है महेश कटारे सुगम ने। जो है बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है महेश कटारे सुगम ने। पारिकुपार लिंगों का संबंध किस भाषा से है? तो पारिकुपार लिंगों का संबंध गोंडी भाषा से है। किससे है? पारिकुपार लिंगों का संबंध गोंडी भाषा से है। आपको याद रखना है पारिकुपार लिंगो गोंडी भाषा। डॉक्टर कृष्ण लाल हंस के अनुसार निमाड़ी बोली का रूप है पश्चिमी हिंदी। किसका है? पश्चिमी हिंदी। निमाड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी का रूप है। कुमार संभव के पहले सर्ग की विषय वस्तु में क्या वर्णन है? तो कुमार संभव जो है ना उसके पहले सर्ग में हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी मिलती है। कुमार संभव के किस सर्ग में ताड़का वध का वर्णन मिलता है? तो कुमार संभव के जो 17वां व अंतिम सर्ग है ना उसमें आपको ताड़का वध के बारे में जानकारी मिलती है 17वें सर्ग में। कालिदास की किस रचना में राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है? तो जो विक्रमोर्वशीयम है ना, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, इसमें पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना ऋतु संहारम है। इसमें बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया गया है तथा इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया गया है? तो मेघदूतम में जो है प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया गया है। ये जो है रचना मेघदूतम, इसमें यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत विंध्याचल से हिमालय पर्वत तक मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन जो है मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार भर्तृहरि
किस राजा के ज्येष्ठ भ्राता हैं? तो विक्रमादित्य जो थे ना, उनके ज्येष्ठ भ्राता थे भृतहरि। भृतहरि जो है ना, इनके पिता का नाम चंद्रसेन था और माता का नाम पिंगला था, यह भी आपको याद रखना है। कवि भृतहरि की साधना स्थली कहाँ है? तो कवि भृतहरि की जो साधना स्थली है उत्तर प्रदेश में चुनार जो है ना, वहाँ पर इनकी साधना स्थली रही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, भृतहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है? तो भृतहरि की जो नीति शतक है ना, उसमें धन अहंकार इस सब की निंदा की गई है और नीति शतक में विद्या सज्जनता को उत्कृष्ट वर्णन व प्रतिपादन किया गया है, विद्या और सज्जनता का। अगला प्रश्न है, भृतहरि की किस प्रसिद्ध रचना को त्रिकांडी भी कहा गया है? तो भृतहरि की जो वाक्यपदी है ना रचना, इसको त्रिकांडी कहा गया है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, जिसे कांड कहा जाता है, इसीलिए इसको त्रिकांडी कहा गया है। महाभाष्य, टीका, वाक्यदीप और शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध व्याकरणिक रचनाएं हैं? तो महाभाष्य, टीका, वाक्यदीप, वाक्यपदी और शब्द धातु जो है भृतहरि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो भवभूति जो है कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम जो है श्रीकंठपद लाछन भवभूति है। तो श्रीकंठपद लाछन भवभूति का वास्तविक नाम है। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भवभूति को प्राचीन भारत का मिल्टन के नाम से जाना जाता है। दार्शनिकों के बीच भवभूति अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके? अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध थे। महावीर चरित के रचनाकार कौन है? तो महावीर चरित के रचनाकार हैं भवभूति। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। तो भवभूति की जो रचना है महावीर चरित, इसमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक उत्तर रामचरित है। कौन सा है? उत्तर रामचरितम है। यह 7 अंकों में लिखा गया है। एक निराधार लोकोपवाद को सुनकर राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। इसी प्रसिद्ध कथा को आधार लेकर भवभूति ने उत्तर रामचरित का जो है सृजन किया था। मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है मालती माधव। इसमें पद्मापुर की राजकुमारी मालती तथा राजा के बाल सखा के पुत्र माधव के प्रेम प्रसंगों की कथा है, भवभूति ने मालती माधव में लिखी हुई है। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार राजशेखर जो हैं वो युवराज देव प्रथम, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे, युवराज देव प्रथम, उनके दरबार में रहा करते थे राजशेखर। काव्य मीमांसा माफ कीजिए, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं राजशेखर की हैं, जो कि युवराज देव प्रथम के दरबारी कवि थे। साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है? तो साहित्य के वनांचल का केसरी बाणभट्ट को कहा जाता है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक एवं कवि थे। बाणभट्ट जो है इनको साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो बाणभट्ट को जो है वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा ये नाम दिया गया था इन्हें, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व का जो प्रथम उपन्यास है वो कादम्बरी को माना जाता है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले बाणभट्ट का देहांत हो गया था, इसलिए उपन्यास पूरा करने का कार्य जो है उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा किया गया। तो कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुकुट ताड़ी तक नाटक किस कथानक के ऊपर आधारित है? तो मुकुट ताड़ी तक जो है वो महाभारत के ऊपर जो है आधारित है। इसमें भीम दुर्योधन को मारकर उसके मुकुट को तोड़ डालता है। तो मुकुट ताड़ी कर जो है ना ये महाभारत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास किन के दरबार में राजकवि और राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे? तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे आचार्य केशवदास। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे आचार्य केशवदास।
कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि जो है केशवदास को कहा जाता है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया जो है ना, ये ग्रंथ केशवदास जी का है। केशवदास जी इंद्रजीत के दरबार में एक वेश्या राम प्रवीण पर आसक्त हो गए थे। इन्होंने राय प्रवीण की प्रेरणा से ही रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता, वीरसेन देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रत्न बावनी और रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं केशवदास जी ने लिखी हुई हैं। किसने? केशवदास जी ने। विज्ञान गीता, वीरसेन देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो ताकि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएं। पद्माकर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो सागर जिले में पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। तो पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल हुआ करता था। पद्माकर को किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था? तो पद्माकर को सुगरा शासक, जौनपुर के सुगरा शासक, उदयपुर के प्रताप सिंह एवं ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ है। पद्माभरण में किस उत्सव मेले का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है? तो गणगौर मेले का वर्णन मिलता है। पद्माकर की रचना है पद्माभरण जो है, इसमें गणगौर मेले का जो है वर्णन मिलता है। राम रसायन की रचना किसको आधार बनाकर की गई है? तो राम रसायन है जो, इसको वाल्मीकि की रामायण को आधार बनाकर राम रसायन की रचना की गई है। किसने की है? पद्माकर ने की है इसकी रचना। अगला प्रश्न है, पद्माकर के साहित्य भंडार की आत्मा किसे माना जाता है? तो पद्माकर के साहित्य भंडार की आत्मा जगत विनोद को माना जाता है। किसको? जगत विनोद को माना जाता है पद्माकर के साहित्य भंडार की आत्मा। इसकी रचना पूर्णतः श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें इन्होंने 9 रसों का उल्लेख किया है। जगत विनोद में पद्माकर के साहित्य भंडार की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पद्माकर ने आली जाह प्रकाश की रचना किसके संरक्षण में रहकर उनकी प्रशंसा में की थी? तो ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया की प्रशंसा में पद्माकर ने आली जाह प्रकाश की रचना की है। किस कवि ने शिवा बावनी की रचना की है? तो भूषण ने जो है शिवा बावनी की रचना की है, यह आपको याद रखना है। कहाँ के राजा द्वारा भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की गई? तो चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी के द्वारा जो है भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की गई। भूषण का जो उपनाम है जटाशंकर था। क्या था? जटाशंकर इनका उपनाम था। छंदमाला छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छंदमाला व छत्रसाल दशक जो है ना, इसकी रचना की है भूषण ने। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो छंदमाला, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण जो है ना, ये रचना इनकी याद रखनी है आपको। चंपू रामायण, राजमृगांक किसकी रचना है? तो चंपू रामायण और राजमृगांक जो है ना, ये राजा भोज की रचनाएं हैं। परमार वंश के महान शासक हुए हैं राजा भोज, जो कि एक विद्वान थे, कवि थे, दार्शनिक थे, साथ ही ज्योतिष भी थे। तो राजा भोज जो हैं इन्होंने चंपू रामायण और राजमृगांक की रचना की है। बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश के लेखक जो हैं भीरमर हैं। कौन है? भीरमर हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश के लेखक भीरमर के नाम आपको याद रखना है। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? तो अमृतलाल बेगड़ जो हैं हिंदी के अलावा गुजराती भाषा में भी लिखते हैं। इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कृति के लिए? तो सौंदर्यनीय नदी नर्मदा जो इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बैजू बावरा का जन्म स्थान क्या है? तो बैजू बावरा का जो जन्म स्थान है चंदेरी में बैजू बावरा का जन्म हुआ था 1542 में। चंदेरी में बैजू बावरा का जन्म हुआ था 1542 में। बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे बैजू बावरा। कैसा छंद बना देती है के लेखक कौन है? तो कैसा छंद बना देती है के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध जो है बावई गांव माखन नगर होशंगाबाद से है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था।
कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं कृष्णार्जुन युद्ध के, और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस काव्य रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1955 का हेमतरंगिणी वर्ष 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया जाता था। प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस काव्य संग्रह के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिला? तो मुकुल जो उनकी रचना है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसके लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार जो है दिया गया था। जलियांवाला बाग में बसंत के रचनाकार हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं जलियांवाला बाग में बसंत की रचनाकार हैं। और जो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म शाजापुर में हुआ था 8 दिसंबर 1897 को, और इन्होंने प्रभा और प्रताप जो है पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। 1955 में इन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन को। अगला प्रश्न है, विप्लव गायन और अनल गायन किन की रचनाएं हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं विप्लव गायन और अनल गायन। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो तार सप्तक जो है ना इसके प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के माध्य का सेतु माना जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। ब्रह्मा राक्षस का लेखक। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो ब्रह्मा राक्षस के जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं वो ब्रह्म राक्षस के लेखक हैं। इनके बारे में याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से? शिवपुरी जिले से संबंध रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न क्रमांक 59 है, वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई? तो वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका जो है पंडित हरिशंकर परसाई के द्वारा जो है निकाली जाती थी, और ये प्रहरी के संपादक रहे हैं। तो जो प्रहरी है ना उसके भी संपादक रहे हैं पंडित हरिशंकर परसाई। पंडित हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है जमानी ग्राम नर्मदापुरम में हुआ था। जमानी ग्राम नर्मदापुरम होशंगाबाद जो है ना वहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई जी के प्रमुख उपन्यास हैं। साथ ही इनके लिए मुद्रा राक्षस भी याद रखना है, कामायनी एक पुनर्विचार याद रखना है, और वसुधा नामक पत्रिका याद रखनी है। 4 चीज़ें विशेष रूप से याद रखनी है। काग भगोड़ा किसका निबंध संग्रह है? तो काग भगोड़ा जो है हरिशंकर परसाई का एक निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जो है ना व्यंग्यकार थे। क्या थे? व्यंग्यकार थे। मध्य प्रदेश के व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई। शरद जोशी भी मध्य प्रदेश के व्यंग्यकार हैं, तो उनके बारे में भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तो ये 3 कृतियाँ कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान, ये तीनों याद रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। इनका जन्म 25 दिसंबर को 1925 में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। 25 दिसंबर के दिन एक दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि 25 दिसंबर को जो है भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मछली रानी मछुए की बेटी किन की प्रमुख कहानियां हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है प्रमुख कहानियां हैं। मछली रानी मछुए की बेटी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कहानियां हैं।
अगला प्रश्न है, घनश्याम किस मध्यकालीन साहित्यकार का नाम था? तो घनश्याम भूषण जो है ना, इनका नाम था घनश्याम, क्या भूषण का नाम था घनश्याम। इनको भूषण को जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है जटाशंकर। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा और प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन हैं? तो प्रबोध पचासा और प्रबोध चंद्रोदय जो है ना, पद्माकर इनके रचनाकार हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किनका प्रमुख निबंध है? तो शरद जोशी का है। शरद जोशी का जो जन्म है उज्जैन में हुआ था और 1992 में इनकी स्मृति में व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान जो है 1992 से दिया जा रहा है। तो ये सम्मान भी आपको याद रखना है, शरद जोशी सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी सम्मान। और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे इनका प्रमुख निबंध है। अगला प्रश्न है, गुलाबी उर्दू शैली का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो मुल्ला रामूजी जो है ना, जिनका जन्म भोपाल में हुआ है, इनको गुलाबी उर्दू शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस किन की प्रमुख रचनाएं हैं? तो मुल्ला रामूजी की प्रमुख रचनाएं हैं अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस। ये देखो क्या है, फैक्ट ही फैक्ट हैं। तो आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। सबसे महत्वपूर्ण, और कई बार हम क्लास में बोलते हैं कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है परीक्षा में, जिनका सामना मैंने खुद किया है परीक्षा में कई बार। तो आपको वो सलाह दी जाती है जो मैंने देखी हैं गलतियां जो नहीं करनी है ना, तो आप उनको ज़रूर अमल में लाया करो। तिलिस्म किन का प्रमुख कहानी संग्रह है? तो तिलिस्म जो है शरद जोशी का प्रमुख कहानी संग्रह है तिलिस्म। और कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया था? तो कल्पना नामक पत्रिका का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की किस कृति के लिए इन्हें साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है बुनी हुई रस्सी। कब? 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान भी जो है भवानी प्रसाद मिश्र को प्रदान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 73 है, नीली रेखा तुकों के खेल के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं नीली रेखा तुकों के खेल हैं। साथ ही बुनी हुई रस्सी भी भवानी प्रसाद मिश्र के लिए आपको याद रखनी है, बुनी हुई रस्सी और कल्पना। तो कल्पना, बुनी हुई रस्सी और नीली रेखा तुकों के खेल। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी प्रमुख रचना है? तो मिट्टी की बारात जो है ना, डॉक्टर शिवमंगल सेन सुमन की प्रमुख रचना है और 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर शिवमंगल सेन सुमन को। हिल्लोल व बिंद हिमालय किन का प्रमुख काव्य संग्रह है? तो शिवमंगल सेन सुमन का है। हिल्लोल, बिंद हिमालय ये किसका प्रमुख काव्य संग्रह है? तो शिवमंगल सेन सुमन का है। और मिट्टी की बारात भी इनके लिए आपको याद रखनी है। प्रश्न क्रमांक 76 है, सूरसागर पत्रिका तथा रामचरितमानस पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। वाजपेयी जी की पहली रचना थी जयशंकर प्रसाद। तो सूरसागर पत्रिका, रामचरितमानस पत्रिका और जयशंकर प्रसाद इनकी रचना आपको याद रखनी है। देखो नंद दुलारे वाजपेयी जो है ना, इनके बारे में विशेष रूप से ये याद रखना है कि जो प्रमुख कवि एवं लेखक हुए हैं ना, उनके नाम पर इन्होंने रचनाएं की हैं, उनके लेखों से संबंधित रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, रोशनी के घरौंदे किसकी रचना है? तो रोशनी के घरौंदे जो है डॉक्टर बशीर भद्र की रचना है, रोशनी के घरौंदे। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर में हुआ था 1875 में। हिंदी व्याकरण के लिए इन्हें प्रसिद्धि मिली थी कामता प्रसाद गुरु को। रामचंद्र नारायण द्विवेदी किनका मूल नाम है? तो कवि प्रदीप जो है ना, रामचंद्र नारायण द्विवेदी जो है इनका मूल नाम है कवि प्रदीप का। इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में हुआ था और इनकी रचना में ये मेरे वतन के लोगों और दूर हटो ये दुनिया वालों जो है ना, कवि प्रदीप की प्रमुख रचनाएं हैं। गीत हम होंगे कामयाब के लेखक कौन हैं? तो नीरजा कुमार माथुर गीत हम होंगे कामयाब के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर गीत रहा है हम होंगे कामयाब, नीरजा कुमार माथुर का लिखा हुआ है। और ये जो है इनका जन्म अशोकनगर में हुआ था नीरजा कुमार माथुर का। मैं वक्त के हूँ सामने साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना को मिला है।
लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है के रचनाकार कौन है? चंद्रकांत देवताले हैं। कौन है? चंद्रकांत देवताले। लकड़बग्गा हंस रहा है और भूखंड तप रहा है के रचनाकार हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म जो है बैतूल में हुआ था। कहाँ पर? बैतूल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो नंदराम दास जो है बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम है। और नंदराम दास बाल कवि बैरागी का जन्म मंदसौर जिले के रामपुरा गांव में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 83 है, चांद में धब्बा गन्ने मेरे भाई किन की प्रमुख रचनाएं हैं? तो चांद में धब्बा याद रखना है और गन्ने मेरे भाई जो है बाल कवि बैरागी की रचना है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण देवसरे का जन्म कहाँ हुआ है? तो हरिकृष्ण देवसरे जो है ना, इनका जन्म नागौद सतना में हुआ है। और इनकी रचनाएं हैं हरिकृष्ण देवसरे की डाकू के बेटे और दूसरे ग्रह के गुप्तचर जो हैं हरिकृष्ण देवसरे की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चटगांव का सूर्य किन का प्रमुख उपन्यास है? तो श्री कृष्ण सरल जिनका जन्म अशोकनगर में हुआ है, चटगांव का सूर्य इनकी प्रमुख रचना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो नीरजा कुमार माथुर हैं इनका जन्म भी अशोकनगर में ही हुआ है। और जो है श्री कृष्ण सरल का भी जन्म कहाँ हुआ है? अशोकनगर में ही हुआ है। प्रश्न क्रमांक 86 है, राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है, जिनका जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। संसद में 3 दशक किनकी रचना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। संसद में 3 दशक और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी व स्वराज, सृजन से विसर्जन, ये जो रचनाएं हैं शिवाजी व स्वराज और सृजन से विसर्जन किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो अनिल माधव दवे की हैं। शिवाजी व स्वराज और सृजन से विसर्जन अनिल माधव दवे। इनका जन्म जो है बड़नगर उज्जैन में हुआ था। ये राज्यसभा सदस्य रहे हैं। और साथ ही इनकी अन्य रचनाओं में नर्मदा समग्र जो है याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिविंग एवं एरा और द सर्च फॉर लंका के लेखक कौन है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है ना लिविंग एवं एरा के लेखक हैं। और साथ ही द सर्च फॉर लंका के भी लेखक द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो महाकाव्य है कृष्णायन जो है इनका महाकाव्य है द्वारिका प्रसाद मिश्र का। हिंदी की प्रथम कहानी मध्य प्रदेश के में किस रचना को माना जाता है? तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना, इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और माधवराव सप्रे जो हैं इसके लेखक हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मन्नू भंडारी का जन्म जो है भानपुर मंदसौर में हुआ है। मन्नू भंडारी का जन्म। इनकी प्रमुख रचना में आपका बंटी उपन्यास और आंखों देखा झूठ जो है वो कहानी आपको याद रखनी है। संत सिंगाजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो 1519 ईसा में खजूरी गांव बड़वानी में जो है संत सिंगाजी का जन्म हुआ था। खजूरी गांव बड़वानी में 1519 ईसा में। उनका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ परचरी है। कौन सा है? परचरी है, जिसे उनके शिष्य खेमदास ने संकलित किया था। तो संत सिंगाजी का जन्म खजूरी गांव बड़वानी में 1519 में। और सबसे प्रमाणित ग्रंथ जो है परचरी आपको याद रखना है। निमाड़ बोली में सातवर, 12मासी, 15 तिथि, दोषबोध, शरद आदि किन की रचनाएं हैं? तो संत सिंगाजी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। सातवर, 12मासी, 15 तिथि, दोषबोध और शरद संत सिंगाजी की रचना है। इनके गुरु का नाम था मनरंग गिर। कौन क्या था? मनरंग गिर, जो कबीर के समकालीन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक गायिका संजो बघेल किस लोक गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं? तो जो संजो बघेल है ना, ये आला गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। आला खंड और परमल रासों के रचयिता कौन है? तो आला खंड और परमल रासों के रचयिता जो हैं जगनिक हैं। कालिंजर नरेश परमाल देव के दरबारी कवि थे जगनिक। आला खंड की पांडुलिपि का संकलन 1865 में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट ने 23 खंडों में किया है। इसे मुंशी रामस्वरूप ने प्रकाशित किया था। तो आला खंड और परमल रासों के लिए आपको जगनिक का नाम याद रखना है। बुंदेलखंड का जयदेव व बुंदेलखंड के शिरोमणि लोक कवि किन्हें कहा जाता है? तो ईश्वरी जो है ना, ईश्वर प्रसाद अड़जरिया
इनको बुंदेलखंड का जयदेव और बुंदेलखंड के शिरोमणि लोक कवि कहा जाता है। इनका जन्म मेडकी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था, ईसुरी का। और फाग का आविष्कार इनकी रचना है। साथ ही ईसुरी की फागें और प्रेम रजेव जो है वो विशेष रूप से याद रखनी है। प्रश्न क्रमांक 97 है, कृषि वैज्ञानिक या कृषि पंडित के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो घाघ जो है ना, कृषि वैज्ञानिक या कृषि पंडित के नाम से जाने जाते हैं घाघ को। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई। तो देखो, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई और उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई है भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय भी भोपाल में ही है। समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी जो है ना, जिसका मुख्यालय भोपाल में है और स्थापना 1987 में हुई थी, यह आपको देखने को मिलेगी भोपाल में। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी के द्वारा समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो यह 100 प्रश्न आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। इनका रिवीजन कर लेना एक बार, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।